हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा रिंग होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। आज बेटा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इसकी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बेटा जो मैं आपको कराऊंगी ना, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग आईआईटी जैम वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो दो पार्ट्स बनाऊंगी बेटा। एक दिन में एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगी हमारे से एक्सरसाइज। दो पार्ट्स आएंगे। आज है पार्ट 1। लेट अस सी बेटा क्या है। प्रूव दैट एवरी रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम Zn टू itself हैज़ द फॉर्म फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अभी तो ये प्रूफ है, फिर इसको यूज़ करके क्वेश्चंस में आप होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे भी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें कोई भी जितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है Zn से Zn तक हमें वो निकालनी है। तो हमने होमोमॉर्फिज्म बनाई Zn से Zn तक। तो होमोमॉर्फिज्म है तो x बिलोंग्स टू Zn, कोई भी एक एलिमेंट लिया और हमने फाई x निकाला। इस x का क्या मतलब है, आप सबको पता है कि Zn के पास वन एलिमेंट होता है, यानी कि वन यूनिटी एलिमेंट है। तो x को आई कैन राइट इट एज 1 इंटू एक्स। ठीक है, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ Zn। Zn के एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 से लेकर n-1 तक जितने इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब इस 1 डॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो। 1 को x टाइम्स ऐड कर दूंगी तो 1 डॉट एक्स आता है ना। तो 1 + 1 + 1 ऐसा मैं x टाइम्स कर सकती हूँ। और अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई एडिशन को प्रिजर्व करेगा। तो फाई एक्स प्लस वाई, फाई एक्स प्लस फाई वाई होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे। तो फाई वन प्लस फाई वन प्लस फाई वन आ गया। ये कितनी बार आएगा, फाई वन एक्स टाइम्स आएगा। तो मेरे पास आ गया एक्स इंटू फाई वन। तो मेरे पास फॉर्मूला बना बच्चों फाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू फाई वन। इसका मतलब जब भी होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो अगर मैं ये फाई वन निकाल लूं तो मुझे होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी। तो मैंने माना कि सपोज कर लो कि यूनिटी जो है Zn से जब Zn पर मैपिंग लेते हैं तो यूनिटी सपोज कर लो A बिलोंग्स टू Zn पे मैप हो जाती है। ठीक है, अब मेरा काम है ये फाई वन इक्वल टू ए निकालना। अगर मैं ये फाई वन निकाल पाई तो मैं उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो मुझे होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स टाइप, जो कि मुझे चाहिए। मैं कहती हूँ कि ये ए क्या होगा, ये आपको देखना है। तो एक तो ये रिजल्ट याद भी करें। ए होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब ए इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, तो याद रखना है कि ए, जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, यूनिटी की इमेज निकालनी है यानी कि डोमेन के अंदर यूनिटी है तो फाई वन निकालना है। और फाई वन के क्या होगा, फाई वन ए होगा सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। जरा देखें कैसे होगा। देखो, अगर फाई वन ए है तो मेरी होमोमॉर्फिज्म बन गई फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, अब मैं शो कर देती हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ताकि आपको पता चले कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा फाई वन। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाला। ए क्या है, फाई वन है। फाई वन का स्क्वायर किया, फाई वन का स्क्वायर मतलब फाई वन को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो फाई वन इंटू फाई वन आ गया। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट प्रिजर्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। सो फाई ऑफ वन इंटू फाई ऑफ वन इज फाई वन इंटू वन। ठीक है, वन इंटू वन इज वन, तो फाई वन क्या था, ए था। तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ से ये थ्योरम तो प्रूफ हो गई, बट इसको रिजल्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी और आपके बीएससी एग्जाम्स के अंदर भी कि आप होमोमॉर्फिज्म निकालिए Z5 से Z5 तक कितनी होंगी, Z7 से Z7, Z6 से Z6 तक कितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है और कौन कौन सी हैं। तो आपको सीधा क्या करना होगा, आपको यूनिटी की इमेज निकाल लो। फाई वन जो है वो निकाल लो। फाई वन होगा ए, और ए के ऊपर क्या कंडीशन है कि ए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो आपको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकालने होंगे, वो बनाएंगे होमोमॉर्फिज्म। तो याद कीजिए कि होमोमॉर्फिज्म है फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, और ये ए किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। अब यहाँ पे तो डोमेन और कोडोमेन सेम थे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट में कराऊंगी ना तो डोमेन और कोडोमेन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये भी बिल्कुल सेम है। सपोज दैट फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn। ऊपर था Zn टू Zn, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, Zm से Zn के ऊपर है। प्रूव दैट फाई वन इक्वल टू ए देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखो अभी ये तो हमने किया प्रूफ, फाई वन इक्वल टू ए है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ये तो आ जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से जैसे ऊपर किया है। बट मैं कहती हूँ कि अगर आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिटी की मैपिंग ही होगी, ठीक है, कि वो यूनिटी की इमेज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुझे प्रूफ करना है कि कन्वर्स फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फाई वन अगर ए है तो ए आइडेम्पोर्टेंट होगा, ये ठीक है। तो देखो ये पहले तो प्रूफ बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही चलेगा कि Zm से Zn पे कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करिए, तो फाई एक्स क्या होगा, फाई वन इंटू एक्स जैसे आपको ऊपर सिखाया, फिर वन एक्स टाइम्स ऐड हो जाएगा, फाई की होमोमॉर्फिज्म यूज़ करी तो मेरे पास ये आ गया। अब फाई वन अगर ए है तो मेरी होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स, बिल्कुल जैसे आपने ऊपर किया पहले वाले क्वेश्चन में। फिर आपने ए स्क्वायर को ए शो कर दिया जैसे हमने ऊपर शो किया था। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, बस मुझे इतना शो करना है कि जब आप Zm से Zn पे आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स ट्रू हो। मतलब एलिमेंट अगर आइडेम्पोर्टेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फाई वन की ही इमेज होगा, ठीक है। मतलब फाई वन इक्वल टू ए लेते हैं ना, तो वन की इमेज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, फाई जेड, आपको पता है कि कोई भी चीज़ नॉट ट्रू प्रूफ करनी हो तो वी हैव टू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। सो आई एम गिविंग वन काउंटर एग्जाम्पल हेयर। देखो फाई लिया Z6 से Z6 पर, सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक होमोमॉर्फिज्म बनाई क्योंकि मेरे पास फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स टाइप होती है ना, तो मैंने उसमें ये फाई एक्स इक्वल टू एक्स लिया। अब ए कोई भी एलिमेंट लो 3, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। अब मैं क्योंकि Z6 से बाहर नहीं आऊंगी तो 9 इन Z6 का क्या मीनिंग हो गया, 9 को 6 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लीजिए, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ हो गई ये बात कि ए स्क्वायर ए के बराबर है। मैं शो करूंगी कि फाई वन ए के बराबर नहीं है। अब देखो फाई वन क्या होगा, देखो डालो इसमें, यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल है एक्स को वन डालो, तो फाई वन आ जाएगा 1, बट 1 तो ए के बराबर नहीं है क्योंकि ए तो 3 गिवन था मुझे। तो फाई वन ए के बराबर नहीं आया, बट ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें पता चला कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये फाई वन ए के बराबर होगा तो ए स्क्वायर ए के बराबर है, बट ए स्क्वायर ए के बराबर हो तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि फाई वन ए के बराबर हो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई सब बच्चों को बात। चलिए, अच्छा बेटा, एक मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कि हमारे पास अगर आया फाई वन इक्वल टू ए इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो अगर ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए है तो फाई वन भी नॉट इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ पी इम्प्लाइज क्यू देन नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर बाई चांस नहीं आता तो फाई वन भी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो होमोमॉर्फिज्म में कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं देगा अपना, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो फाई वन से मिलती है हमें, ठीक है। तो वो हमारे फिर होमोमॉर्फिज्म में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस देखो इसके ऊपर बेस्ड बेटा कैसे आते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बीएससी हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और नहीं तो कंपटीशन एग्जाम्स आईआईटी जैम वगैरह के लिए तो बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है Z12 से Z30 तक, फिर 4 ऑप्शंस लिखी होंगी, उसमें आपको आंसर निकालना होगा। तो बेटा ये तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें तो मैं पूरी प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको सारा समझाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक वर्किंग रूल आपको बना के दे दूंगी, उस वर्किंग रूल से आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। इसमें पर सारी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्योंकि काफी ग्रुप थ्योरी यूज होने वाली है यहाँ पे, तो उसको भी रिकॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ समझा देती हूँ रीजनिंग। तो देखो हमने कोई भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी Z12 से Z30 पे, तो आप सबको पता चल गया मुझे फाई वन निकालना है, और वो फाई वन क्या होता है, फाई वन इक्वल टू ए, और ए आइडेम्पोर्टेंट होता है। ये तो बात आपको सबको समझ आ चुकी है। तो ये ए जो होगा Zm से Zn पे मुझे डिफाइन करनी है, तो फाई एक्स इक्वल टू ए एक्स एक मैपिंग होगी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ये ए किसका एलिमेंट था, मैंने बोला आपको कि ये कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो फाई वन इक्वल टू ए है, तो वन अगर बिलोंग्स टू Zm है तो फाई और वन बिलोंग्स टू Zn होगा, ठीक है ना। तो मुझे ए किसका एलिमेंट मिला हुआ है, Zn। अब मेरे पास यहाँ पे Zn क्या चीज है, Z30 है, ठीक है। तो मेरा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन Z30 है। आपको पता है कि Z30 इज अ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि ग्रुप है अपने आप में, ठीक है। ग्रुप है तो आपको पता है लेग्रेंजिस थ्योरम होती है ग्रुप्स की कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ Z30 आ जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। आपको पता है Zn के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, तो Z30 में 30 एलिमेंट्स हो गए।
तो ऑर्डर जेड 30 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 30। ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। दूसरी बात देखिए, होमोमॉर्फिज्म की, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप से, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, तो आपके पास क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट डोमेन लोगे ना आप, इसका जी का मतलब ऑर्डर ऑफ इमेज जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ प्री इमेज को। ठीक है, सबको पता है प्री इमेजेस का सेट डोमेन और इमेजेस का सेट को डोमेन होता है। तो अगर को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लोगे ना, तो उसका जो ऑर्डर होगा ना वो डिवाइड करेगा अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज को। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, जब आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी होगी तो ये प्रॉपर्टी हमने आपको कराई थी कि ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज। अब खुद देखिए, फाई 1 इक्वल टू ए है आपके पास, इसका मतलब 1 की इमेज है ए, यानी कि 1 हुआ प्री इमेज और ए हुआ इमेज। और हमने कहा ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब 1 क्या था, 1 तो एलिमेंट डोमेन का था, डोमेन क्या था, Z12 था। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर क्या होता है Zn के अंदर, आपको पता है कि Zn एक साइक्लिक ग्रुप होता है जिसका 1 एक जनरेटर होता है। तो जनरेटर होता है तो उसका ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। बच्चों ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 12, तो ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को। मुझे पता चला ऑर्डर ऑफ ए अब डोमेन के ऑर्डर को भी डिवाइड कर रहा है और को डोमेन के ऑर्डर को भी डिवाइड कर रहा है। मैंने ये लैग्रेंजिस थ्योरम से निकाला था, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 30 और ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 12 मैंने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लिया। अगर एक एलिमेंट ऐसे दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी होता है HCF, 12 और 30 का HCF निकाल लो, यहाँ पे देखो मैंने निकाल के दिखा रखा है। ठीक है, 12 और 30 का HCF कितना आ जाएगा, 6। तो ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए की कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 3 और 6। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम पता नहीं इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, जब हमें पता है कि ए को डोमेन का एलिमेंट है Z30 का और वो आइडेम्पोटेंट होना चाहिए, तो Z30 में से सारे एलिमेंट निकाल लो आइडेम्पोटेंट, वहीं से मिल जाएगी हमें होमोमॉर्फिज्म। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट Z30 के बाद 30 एलिमेंट्स हैं, आपको 30 के 30 एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। और ये तो Z30 है। ठीक है, होने को तो ये कितना भी बड़ा हो सकता था, Z100 भी हो सकता था। ठीक है ना, तो इसलिए एक जनरलाइज्ड रूल होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में वर्किंग रूल बना दूंगी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, बाद में पेपर में जब आए तो सीधा वर्किंग रूल लगाना और आंसर निकाल लेना। चलिए, अब ऑर्डर ऑफ ए आ गए 1 2 3 6 और ए किसका एलिमेंट है, Z30 का। तो मुझे Z30 में से वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर 1 2 3 और 6 होगा। ठीक है, तो मैं पहले तो वो एलिमेंट ढूंढ लूँ। ठीक, तो Z30 के अंदर एलिमेंट ढूंढो, ऑर्डर 1 का ढूंढते हैं पहले। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 1, तो आपको पता है कि 1 ऑर्डर सिर्फ आइडेंटिटी का होता है। ठीक है, तो और Z30 के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो ऑर्डर ऑफ ए इज 1 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0। याद रखिए सिर्फ आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, तो ए आ गया 0। अब मैं एलिमेंट निकालूंगी ऑर्डर 2 के, तो ऑर्डर ऑफ ए इज 2। मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं जरा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन जेड पी इज क्या होता है, 5। साइक्लिक ग्रुप की बात कर रही हूँ, साइक्लिक ग्रुप है Zn आपका। तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p वेयर p इज प्राइम, अगर प्राइम नंबर है तो इसके ऑर्डर नंबर होते हैं 5p। 5p होता है p-1। ये 5 मैपिंग वाला 5 नहीं है, ये आइलर 5 फंक्शन है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का आइलर 5 फंक्शन क्या होता है, 5p इक्वल टू p-1। तो अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आप सबको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना आएगा, 5 2 का मतलब 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो एक ही एलिमेंट निकलेगा ऑर्डर 2 का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं पूछ लूं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है ना, या 5 पूछ लो तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सपोज कर लो 5 का पूछ लिया, तो इसके कितने एलिमेंट आएंगे, 5 - 1 इक्वल टू 4, तो 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये 5 मैं बार बार बता रही हूँ, ये आइलर 5 फंक्शन है, ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है।
जब आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई गई थी, साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही मान लीजिए अब मेरे को निकालने हैं n इक्वल टू 10, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 निकालना है। सपोज कर लीजिए, मैं ऐसे जनरल सिखा रही हूँ आपको। अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, पर प्राइम नंबर नहीं है बट इट कैन बी रिटर्न एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली 10 की, तो 2 इंटू 5 आ गया। तो मैं अब आपको एक जनरल रूल बता दूं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। जैसे P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है ना, वो बना ली। फिर उसका आइलर फाई फंक्शन क्या होगा, तो फाई ऑफ P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, Pk अल्फा k क्या चीज होगी, देखो P1 अल्फा 1 माइनस 1, P2 अल्फा 2 माइनस 1, Pk अल्फा k माइनस 1, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा P1 माइनस 1, P2 माइनस 1 डैश डैश टिल Pk माइनस 1। ठीक है, अब इसको ना 5 10 निकालने के लिए हेल्प में लो। देखो 5 10 होगा 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो देखो 2 की पावर भी 1 है, 1 की पावर 5 की पावर भी 1 है। तो पहले 2 और 5 दोनों की एक एक पावर कम करते हैं। ठीक है, फिर जो ये नंबर खुद है ना, इनको एक एक कम करते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 4। तो 4 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर 10 के किसी भी उसके अंदर, साइक्लिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक जनरल प्रॉपर्टी आपको बताई। अब ये देखो जरा, इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये देखो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए 1 था, तो वो तो मुझे मिला आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ ए 2, तो सबसे पहले ये देख लिया करो कितने एलिमेंट निकलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, जरा इधर रिकॉल कीजिए। जरा मैं यहाँ पे साइड में जहाँ मेरी पेंसिल है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, और अगर एडिटिव नोटेशन हो तो ये ए की पावर एन बन जाता है एन ए, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, तो एन ए इक्वल टू 0 बन जाता है। तो अब अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 लेकर आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a इक्वल टू 0, और ये होना किस में चाहिए, 2a इक्वल टू 0 Z30 में। ठीक है, क्योंकि a हमने Z30 का एलिमेंट ले रखा है ना। तो Z30 का के अंदर 0 कब आता है, जब वो मल्टीपल ऑफ Z30 होगा। सॉरी, मल्टीपल ऑफ 30 होगा, नॉट Z30, मल्टीपल ऑफ 30 होगा। मल्टीपल ऑफ 30 मतलब 30, 60, 90, 120 ऐसे ही होगा। तो पहले मैंने लिया 2a इक्वल टू 30, तो इससे मिल गया a इक्वल टू 15। फिर मुझे लेना चाहिए 2a इक्वल टू 60, बट फिर लेना चाहिए 2a इक्वल टू 90, बट मैं ऐसा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, और 2 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, p माइनस 1, 2 माइनस 1 कितने हो गए, 1। तो एक ही एलिमेंट निकलेगा ऑर्डर 2 का, और वो मेरा निकल गया 15। तो मैं क्यों निकालूंगा और आगे, तो मैं यहीं रुक गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 जो होते हैं वो 1 है, एक ही होता है, और वो एलिमेंट मेरा Z30 में 15 है। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ ये ऑर्डर ऑफ ए 3। ऐसे एलिमेंट निकालो जिनका ऑर्डर 3 है Z30 के अंदर। तो जरा देखो, सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 इन Z30। तो कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है Z30 में जिनका ऑर्डर 3 है। तो पहले ना ये देखा करो कितने एलिमेंट पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z30 कितने होंगे, 5 3, 5 3 ये आइलर 5 वाला आइल वो है। ठीक है, तो 5 3 3 इज अ प्राइम नंबर, तो p माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1 2, तो 2 एलिमेंट निकलेंगे पहले, तो ये समझ आ गई बात। अब होंगे कौन कौन से, देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 मतलब 3a इक्वल टू 0। 3a इक्वल टू 0 कहाँ पर, Z30 के अंदर, यानी कि 3a इज अ मल्टीपल ऑफ 30 होना चाहिए, तभी 0 बनेगा, है ना। तो 30 के मल्टीपल लिखो, शुरू का मल्टीपल 30 इंटू 1, फिर 30 इंटू 2 60, फिर 30 इंटू 3 90, 30 इंटू 4 120, ऐसे चलते जाएंगे। तो एक एक करके लो, 3a इक्वल टू 30 मतलब a इक्वल टू 10, एक एलिमेंट निकल गया। ठीक है, 3a इक्वल टू 60 का क्या मतलब हुआ, a इक्वल टू 20। आपको पता है 2 ही एलिमेंट निकलने हैं, और 2 एलिमेंट मेरे निकल गए। तो a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू जो है आपके पास आ गया 20। तो मेरे को 2 एलिमेंट मिल गए, a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 20, जो कि ऑर्डर ऑफ 3 प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मैं इससे आगे इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे पता है 2 ही निकलेंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6। तो ऐसे एलिमेंट निकालिए Z30 के अंदर जिनका ऑर्डर क्या है 6 है। अब देखो पहले ये देख लिया करो कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन अ साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे बताओ। कोई भी साइक्लिक ग्रुप आपके पास है Zn टाइप का, तो उसमें कितने होंगे 5 6। ठीक है, 5 6 मतलब 5 2 इंटू 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है। पहले पावर कम किया करो फिर खुद नंबर कम किया करो। ठीक है, और सारों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और ये आ गया, तो ये 2 आ गए। तो 2 एलिमेंट निकलेंगे ऑर्डर 6 के। अब कैसे निकलेंगे वो 2? 6 से इक्वल टू 0 डालो। 6 से इक्वल टू 0 किस में? Z30 में। यानी कि 6 से क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 30। अब मल्टीपल ऑफ 30 मतलब 30 इंटू 1, 30 इंटू 2, 30 इंटू 3, ऐसे ही हो गया। तो यानी कि 6 से इज इक्वल टू 30, 60, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। अब 6 से इक्वल टू 30 लिया तो ए आ गया 5। 6 से इक्वल टू 60 लिया बच्चों मैंने, तो मेरे पास आ गया ए इक्वल टू 10 विच इज ऑलरेडी कवर्ड। ऊपर अभी हमारा आ गया था वो 3 ऑर्डर का। आपको पता है ऑर्डर जो होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ए इक्वल टू 10 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ए इक्वल टू 10 मेरा ऑलरेडी आ गया था। फिर मैंने लिया 6a इक्वल टू 90, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 15। चेक कर लो a इक्वल टू 15 कवर तो नहीं हो गया था? हो गया था कवर, ऑर्डर 2 के अंदर कवर हो गया था, तो इसको भी ड्रॉप किया। फिर आपने लिया 6 से इक्वल टू 120, इससे क्या मिला? a इक्वल टू 20। मेरे ख्याल तो 20 भी कवर हो गया था। यस, a इक्वल टू 20 भी कवर हो गया था, तो इसको भी छोड़ दिया। फिर आपने लिया 6a इक्वल टू 150। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 6 2 ज़ा 12, 25। तो ऑर्डर 25 आ गया। तो एक 5 और एक 25, 2 एलिमेंट आ गए मेरे पास। 6 5 और 25 आया होगा, गलत लिख दिया, 5 और 25। ठीक है ना, ये भी ऑलरेडी कवर्ड है। जो एलिमेंट कवर हो गया उसको छोड़ दिया। तो 5 और 25 आ गया। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए 6 के भी सारे एलिमेंट निकल गए। तो ये जितनी पॉसिबिलिटीज निकली मेरे पास वो क्या क्या निकली? 0 15 10 5 और 25। तो मुझे ए की पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब इनमें से जो ए आइडेम्पोटेंट होगा वो बनाएगा आपकी होमोमॉर्फिज्म। तो आइडेम्पोटेंट के लिए अब इन्हें चेक कर लो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ए है ना, 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0 होता है विच इज इक्वल टू ए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। ठीक है, ये ओके हो गया। अब ए को 15 है, 15 का स्क्वायर करके देखो 15 आ रहा है वापस। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। आपको Z30 से बाहर नहीं निकलना, तो मॉड 30 लिया। मॉड 30 का क्या मतलब है? इसको 30 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो। तो सब बच्चों को आता है डिवाइड करना और रिमाइंडर लेना, तो ये आता है 15। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। नेक्स्ट लो 10, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 को 30 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया तो 10 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी होमोमॉर्फिज्म बना देगा। फिर आपने ऐसे ही 5 को लिया, तो आपने देखा 5 का स्क्वायर करते तो 25, वो नहीं दे रहा मुझे, वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो है ये जनरेट नहीं करेगा होमोमॉर्फिज्म। आप इसको काट देंगे, ए इक्वल टू 5 से आप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर ए को 25 लिया, आपने देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे होमोमॉर्फिज्म बना देंगे। तो जितनों पे राइट आ गया जो होमोमॉर्फिज्म ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर रहे थे उनसे होमोमॉर्फिज्म बना दी। और होमोमॉर्फिज्म कैसे बनती है? 5x इक्वल टू ए एक्स। तो ए की वैल्यू कौन जिसने सेटिस्फाई की थी वो थी 0 15 10 और 25। तो ये 4 होमोमॉर्फिज्म बनेंगी। ठीक है बेटा, तो कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो क्या करेगा? 4-5 होमोमॉर्फिज्म लिख देगा, आपसे कहेगा इनमें से जो पॉसिबल है उसको टिक करो, या जो पॉसिबल नहीं है उसको ऑड वन आउट को बाहर निकालो। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, तो वो निकालनी होगी। ठीक है, तो अब मैं इसका वर्किंग रूल बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो वर्किंग रूल क्या है। अगर आपको Zm से Zn तक होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो एक तो वो होंगी 5x इक्वल टू ए एक्स टाइप की, जिसमें a क्या होगा? 5 1 होगा, और ये क्या चीज सेटिस्फाई करेगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, पहले तो ये जनरल रूल है, इसको निकालना है आपको ए को। अब देखो 5x इक्वल टू ए एक्स में ए निकाल लो बस। अगर ए निकल गया
तो मेरी सारी होमोमॉर्फिज्म निकल जाएंगी। और इस ए को निकालने के क्या तरीके हैं मेरे पास कि ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, बस इतना पता है, कोडोमेन का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो क्या किया करो, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करो जीसीडी ऑफ एम एंड एन से। ठीक है, अब ये क्यों डिवाइड करते हैं इसकी पूरी रीजनिंग मैंने आपको ऊपर समझा दी थी, तो अब उस रीजनिंग को बार बार नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग रूल बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ ए की पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी। फिर आप क्या करो, को डोमेन का हर वो एलिमेंट देखो जो कि ऑर्डर पोजेस करे। ठीक है, फिर उसको वो एलिमेंट निकालो Zn के जो कि आइडेम्पोटेंट हो, जो स्टेप 2 के अंदर ए निकल आएंगे ना आपके पास, उन सबको चेक करो कि कौन है जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए सेटिस्फाई करता है। जो ए सेटिस्फाई कर देगा वो होमोमॉर्फिज्म बना देगा। ठीक है, ये वर्किंग रूल बन गया। अब इस वर्किंग रूल की हेल्प से निकालते हैं बाकी के क्वेश्चन। देखो, आपको निकालने के लिए बोला सारी रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालो Z6 से Z6 तक, और दूसरा पार्ट है Z20 से Z30 तक निकालो। तो पहले Z6 से Z6 पे आ जाओ। अब M और N बराबर हो तो भी चल जाएगा ऊपर का वर्किंग रूल। ठीक है ना, तो क्या है, पहले तो ऑर्डर स्टेप 1 था, ऑर्डर ऑफ ए शुड डिवाइड जीसीडी ऑफ M एंड N। यहाँ पे M और N दोनों 6 हैं, तो जीसीडी ऑफ 6 एंड 6 क्या होता है 6। तो ऑर्डर ऑफ ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 3 6। अब Z6 के अंदर से वो एलिमेंट ढूंढो जिनका ऑर्डर 1 2 3 और 6 है। अब बेटा ये तो ना वैसे भी Z6 बहुत छोटा सा ही है, इसके पास टोटल एलिमेंट ही 6 है। ठीक है, चाहो तो सारों का ही निकाल के देख लो कौन आइडेम्पोटेंट है, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो हम अपने वर्किंग रूल से ही काम करते हैं। चलिए, ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A1 मैंने आपको बताया सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो A इक्वल टू 0 आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ A2 है तो 2A इक्वल टू 0 हुआ। आपको पता है 2 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, तो 2A इक्वल टू 0 इन Z6 का क्या मतलब हुआ, 2A इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 2A क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकता है, 6 12 18 ये सब। तो पहले हमेशा पहले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है ना, तो इसे छोटे से स्टार्ट किया करो। तो 2A इक्वल टू 6 लिया तो A इक्वल टू 3 आ गया। मैं यहीं पर रुक जाऊंगी, इससे आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ A3 इक्वल टू 3 हो तो क्या होगा, 3A इक्वल टू 0, यानी कि 3A इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 3A के पास पॉसिबिलिटी है 6 12 18 ये सब है। तो अब इसमें निकालने शुरू करो। देखो, ऑर्डर ऑफ 3 के कितने एलिमेंट होंगे, 5P होता है, P माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, दो एलिमेंट निकलेंगे। तो देखो 3A को 6 लिया तो A2 आ गया, फिर 3A को 12 लिया तो 4 आ गया, तो 2 और 4 मिल गए। अब 2 मिल गए हैं तो इससे ज्यादा होंगे नहीं पॉसिबल, तो हम यहीं रुक गए। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ A6 निकाल लो बेटा, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जो कवर हो गया उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है और हम वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो जो मिलता जाए उसको छोड़ते जाइए। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली, ए की वैल्यू आ गई 1,5। अब सारे जितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास ऊपर निकली हैं उन सबको चेक करो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन सेटिस्फाई कर रहा है Z6 में। तो मैंने सबका स्क्वायर निकाल निकाल के देखा, जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए सेटिस्फाई कर देगा वो होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। सब बच्चे अपने आप वीडियो को पॉज करके देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा रखे हैं, ये कर लेना। ठीक है, तो जिसने सेटिस्फाई किया वो थे ये सारे एलिमेंट 0 1 3 और 4, तो इन्होंने होमोमॉर्फिज्म बना दी 5x इक्वल टू ax फॉर्म की। तो a की वैल्यू डालते जाओ और होमोमॉर्फिज्म निकाल लो, तो ये 4 होमोमॉर्फिज्म मेरे पास निकल गई। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन का। आपको निकालनी है होमोमॉर्फिज्म Z20 से Z30 के बीच में। तो M हो गया 20 और N हो गया 30। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड करेगा GCD ऑफ 20 एंड 30। ठीक है, सब बच्चे वर्किंग रूल का इस्तेमाल करके आंसर निकालो। चलो वीडियो को पॉज करके तैयारी करिए। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का जीसीडी 10 है, तो 10 को डिवाइड करेगा। तो 1 2 5 और 10 ऑर्डर के एलिमेंट्स ढूंढने हैं, किसमें, कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है, Z30। Z30 के अंदर ढूंढने शुरू करो। देखो, ऑर्डर ऑफ ए 1 किया तो आपको पता है आइडेंटिटी आएगी। ऑर्डर ऑफ ए 2 किया तो क्या आएगा, 2A इक्वल टू 0, यानी कि 2A इज अ मल्टीपल ऑफ 30। अब निकाल लोगे सारे, Z30 पे तो ऑलरेडी मैंने काम करवाया आपको। तो 2A 30 है तो A कितना आ गया, 50। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे ये जो आइलर 5 फंक्शन वाली प्रॉपर्टी थी वो यहाँ लिख दी है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 होंगे 5 5, वेयर 5 इज द आइलर 5 फंक्शन, और ऑर्डर 5 ऑफ प्राइम होता है प्राइम माइनस 1। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी ये लिख दी है, जिस बच्चे ने नहीं लिखा था पहले वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो सब बच्चे निकाल लेंगे ऑर्डर, मैंने यहाँ निकाल रखा है, अपने आप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर मैच कर लेना आप लोग। ठीक है,
तो पॉसिबल वैल्यूज मिली ए की, ये सारी वैल्यूज मिल गई, इतनी सारी, ठीक है। अब इन्हें चेक कीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन सेटिस्फाई करता है। जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर देगा वो होमोमॉर्फिज्म बना देगा, ठीक है। तो मैंने सबका ए स्क्वायर निकाल के भी दिखा रखा है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके आगे राइट लगा दिया, जो नहीं कर रहा उसके आगे क्रॉस लगा दिया। क्लियर है, ये देखो, ठीक है बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, राइट, ठीक है बच्चों। तो परमिसिबल वैल्यूज निकली हैं सिर्फ, देखो 10 में से सिर्फ 4 निकली होमोमॉर्फिज्म, तो ये चारों की चारों आपकी होमोमॉर्फिज्म बना देंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। एक बात थोड़ी सी आपको सिखाना चाहूंगी कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए एक रूल याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड हमेशा इवन होगी, ठीक है। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें जो ऑड नंबर की लिखी हो तो उसको तो छोड़ ही देना। मान लो वो लिख दे जेड से जेड में 3 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, तो गलत है, ठीक है। तो कितने, हमेशा इवन नंबर की होमोमॉर्फिज्म्स निकलेंगी, राइट। तो इवन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमेशा इवन होती है जेड से जेड पर, इसको याद कर लीजिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट आर बी अ कॉम्पिटेटिव रिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक 2। आपको फाई डिफाइन करना है, आर से आर पर डिफाइंड है फाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म बनाता है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, करेक्टरिस्टिक क्या था, करेक्टरिस्टिक आर का दिया हुआ है 2, तो मैंने आपको कहा था करेक्टरिस्टिक इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2a इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर जैसी डेफिनेशन ही रखता है, एडिटिव ऑर्डर जैसी, बट द ओनली थिंग इज एडिटिव ऑर्डर एक एलिमेंट का अलग दूसरे एलिमेंट का अलग, वो सिर्फ एन ए इक्वल टू 0 फॉर दैट ए होता है, ठीक है। बट यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में वो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हर एलिमेंट के लिए होता है, यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। बस इतना फर्क होता है एडिटिव ऑर्डर में और करेक्टरिस्टिक में, करेक्टरिस्टिक फॉर ऑल ए होता है। तो हमारे को अब प्रॉपर्टी से पता चला कि 2a इज 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रिंग आर, यानी कि रिंग के अंदर जितने एलिमेंट होंगे अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो क्या शो करना है बच्चों कि ये आपका एडिशन प्रिजर्व करता है, मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व करता है। तो पहले एडिशन की बात कर लें, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई लिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ये किसके बराबर आ गया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसका मतलब 2 बारी एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के खोल लिया, क्योंकि आर कॉम्यूटेटिव है तो एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है, तो मैंने वो डाल दिया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy आ गया। आपको पता है मल्टीपल्स ऑफ 2 सारे 0 हैं क्योंकि करेक्टरिस्टिक रिंग का कितना दिया हुआ है, 2 दे रखा है आपको। तो और एक्स और वाई क्या है, दोनों आर के एलिमेंट है, तो बाय क्लोजर एक्स वाई भी आर के अंदर है, तो आर के किसी भी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक दे रखा है 2। तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 5x है बेटा, वाई स्क्वायर 5y है, ठीक है। चलिए ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप 5xy को शो कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होती है, ठीक है बेटा। तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ 5, और एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव दे रखी है। तो कॉम्यूटेटिव रिंग में मैंने आपको ये प्रूफ करा रखा है चैप्टर 1, जो पहला चैप्टर कराया था रिंग थ्योरी का, कि ए बी की पावर एन होता है, ए एन बी एन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या था 5x और वाई स्क्वायर क्या था 5y, तो 5 आ गया होमोमॉर्फिज्म। आपको मैंने ये भी बोला था कोई भी मैपिंग होती है उसको शो जरूर किया करो कि वो वेल डिफाइंड है, मैं पहले भूल गई थी, अब यहाँ पे कर दो। देखो a अगर b के बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो 5a इक्वल टू 5b आ गया। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। तो 5 मेरे पास वेल डिफाइंड आ गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। सब बच्चों को पता है, बचपन से करते आ रहे हो कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है ना। तो हमें यही चीज आज प्रूफ करेंगे हम, ये देखो, ठीक है। देखो एन इंटीजर विद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सबको मीनिंग पता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का, जैसे ये क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे 327 कोई नंबर है, तो इसको आप क्या लिखोगे, वंस डिजिट पर ये है 7, तो 7 इंटू 10 की पावर 0, 2 टेंस डिजिट पे है तो 2 इंटू 10 की पावर 1, ऐसे 3 जो है 100th डिजिट पे है तो 3 इंटू 10 स्क्वायर, ये होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि
कोई भी नंबर आपको दे रखा है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, एक सेकेंड क्या कट कैसे गया, उसकी कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये ए नॉट ए के माइनस वन ए के माइनस टू से लेके ए नॉट तक, ये कब डिविजिबल होगा 9 से, जब इसका सम जो होगा डिजिट्स का वो डिविजिबल होगा 9 से। तो देखो मैंने इसको नंबर को माना, इंटीजर को माना n, जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है, तो मैंने इसको खोल के लिख के दिखा दिया कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि वंस डिजिट को 10 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करोगे 10 टू दी पावर 0, टेंस डिजिट को 10 की पावर 1, 100 को 10 स्क्वायर, ऐसे ही ए के है तो 10 की पावर के से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन करी z से zn पर। ठीक है, सच दैट z क्या का कोई भी एलिमेंट क्या है, n इंटीजर है, और zn के अंदर मैंने ले लिया n मॉड 9। ठीक है, मतलब मॉड 9, ये z वो होगा आपके पास z9 होगा यहाँ पे। ठीक है, z से z9 पर, तो फाई n हो गया n मॉड 9। ठीक है बच्चों, मैं शो करती हूँ कि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर किया था कि z से zn पर कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हो तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो सब बच्चे वो यहाँ पे अपने आप शो कर देना कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, मैंने वहाँ पे कराया था, उसका कर्नल भी निकलवाया था। ठीक है, तो अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। देखो फाई n की वैल्यू डाल दी, ए के 10 के और ये सब। तो अब आपको पता है फाई होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन प्रिजर्व करेगा, एडिशन प्रिजर्व करेगा तो सबके साथ अलग अलग फाई लग गया। फिर आपको पता है कि ये होमोमॉर्फिज्म है तो मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व करेगा। तो फाई ऑफ ए के 10 के क्या होगा, फाई ए के इंटू फाई की पावर 10 के। ऐसे ही फाई ए के माइनस 1 10 के माइनस 1 क्या होगा, दोनों के साथ अलग अलग फाई लगा दोगे, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो फाई 10 के किसके बराबर होगा, मैंने एक यहाँ पे साइड में करके दिखा दिया, जहां मेरी पेंसिल है सब बच्चे यहाँ देखेंगे। तो फाई 10 के किसके बराबर है कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, के टाइम्स। तो अभी ये फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई को सबके साथ अलग अलग कर लिया, तो ये फाई 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, के टाइम्स, तो फाई 10 की पावर के हो गई। तो मुझे पता चला कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर फाई 10 के फाई 10 टू दी पावर के होता है, मतलब पावर बाहर आ जाती है। अब फाई 10 क्या चीज है आपको पता है, आपने डिफाइन किया, फाई एक्स जो है x मॉड 9 है, क्योंकि मैंने z9 ले रखा था। ठीक है ना, तो फाई 10 हो गया 10 मॉड 9, और 10 मॉड 9 का क्या मतलब है, 10 को 9 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लो, तो क्या आएगा 1। तो 1 की कितनी भी पावर रेस करो वो 1 ही आ जाएगा। तो फाई 10 के मेरे पास 1 आ गया। सेम तरीके से आप शो कर सकते हैं फाई 10 के माइनस 1 भी 1 होगा, मतलब 10 की जितनी भी पावर्स हैं ये सब 1 के बराबर है। तो इसको स्टार के अंदर यूज करो तो आपके पास आ जाएगा फाई ए के प्लस फाई ए के माइनस 1, ये सारे 10 वाले चले जाएंगे क्योंकि ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो फाई क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो सबके साथ अगर फाई अलग अलग है तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है एडिशन। और फाई ऑफ ये एलिमेंट क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई क्या है, जो भी चीज फाई से बाहर आएगी उसके साथ मॉड 9 लग जाता है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई हमने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मॉड 9 लगा दिया। मॉड 9 का क्या मतलब होता है, जो भी एक्सप्रेशन के साथ मॉड 9 लिखा है इसका मतलब उसे मॉड 9 से डिवाइड करो और रिमाइंडर ले लो। ठीक है ना, तो अब आपको ये भी पता है कि फाई एन जो है मतलब डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि फाई एन मेरा 0 आए, तभी जो है एन डिवाइडेड बाय 9 होगा। तो फाई एन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जब मैं एन को डिवाइड करूंगी मॉड मतलब सॉरी 9 से, तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो यानी कि मैं इन सम ऑफ द डिजिट को 9 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब ये डिविजिबल बनता है। तो मुझे पता चला कि डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स जो है इट शुड बी डिवाइडेड बाय एन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मॉड 9 का मतलब इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, तभी वो 0 देगा। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब वो डिवाइड कर रहा है 9, मतलब इट इज डिवाइडेड बाय 9, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो मेरे पास आ गया सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो मैंने आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बेटा यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स कुछ इस चैप्टर के करवा दिए। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स कराना चाहती हूँ, वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको और कराऊंगी। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
मतलब जो कि कंपटीशन एग्जाम्स आईआईटी जैम वगैरह में आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा ज़रूर वॉच करना, आपको अच्छा लगेगा। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।